नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपसे संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि आपके आने वाले डीएलएड एग्जाम और बीटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पर हम यह भी जानेंगे कि डीएलएड के संस्कृत के पेपर में आने वाले एग्जाम में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यहां पर आप उसके साथ साथ यह भी अंदेशा लगा पाएंगे कि कैसा पेपर आपको वहां पर मिलेगा और किस प्रकार की आपको तैयारी करके एग्जाम के लिए जानी है। डीएलएड का जो पेपर होता है संस्कृत का, वो 25 नंबर का होता है और ये 25 नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए आपको मात्र 6 से 7 क्लासें लेनी है और 6 से 7 क्लासों में आप देखेंगे कि आप 25 नंबर बड़े आसानी से कवर अप कर ले जाएंगे। तो यहां पर मैं शुरुआत करता हूं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, छ संयुक्त रूप से है। छ संयुक्त रूप से क्या है? तो पहले तो हम जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं। जब आपसे संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए? अगर आपसे संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछी जाती है तो आप बहुत ही गर्व से बताएंगे कि ये संख्या 4 होती है। अब कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, ज्ञ, श्र और आपका एक जो बचता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, वो है आपका त्र। ज्ञ की बात करें तो ज्ञ आपका ज धन य से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से अगर मैं छ की बात करूं, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। यहां पर अगर मैं श और इसकी बात कर रहा हूं तो ये रहता है। अब यहां पर अगर ये हलंत रहता है तो फिर हम यहां पर अ भी लिखेंगे, मतलब इसके जवाब 2 हो सकते हैं, एक ज धन या हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर त धन र की बात करूं तो यहां पर त हलंत होगा, र पूरा होगा। तो यहां पर जो जवाब आएगा वो आपका क धन स होगा। अब देखिए, जब बच्चा जल्दबाजी में होता है तो वो उत्तर ये वाला लगा सकता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपका सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा उत्तर चुना था। अगर हम द्वादश की बात करते हैं, संस्कृत बीटीसी में 20 तक की गिनती आती है। कितनी? 20 तक की। तो आपको याद रखना है एकम द्वय त्रय चतुर्थ पंच षट सप्त अष्टम नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश। षोडश मतलब होता है आपका 16, षोडश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका सप्तदश मतलब 17, 18 मतलब अष्टदश, नवदश मतलब 19। 19 को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक हमारा नवदश हो जाएगा, दूसरा हमारा एकोनविंशति हो जाएगा, और कहीं कहीं पर इसे आप पूर्ण विंशति लिखा हुआ देखेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपके वहां से बनने वाले प्रश्न हैं वो आपके मैंने बता दिए। 20 माने विंशति होता है, 11 को हम एकादश बोलते हैं, एकादश द्वादश। द्वादश जो होता है वो आपका 12 होता है, 2 को हम द्वय बोलते हैं, 22 को अगर हम बात करें तो द्वाविंशति होता है। इसी प्रकार से 32 की बात करें तो द्वात्रिंशत होता है। तो ये हमें 20 तक गिनती लगभग याद होनी चाहिए, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। अगर 20 तक नहीं तो फिर आपको 96 याद रखना होगा। 96 आपको याद रखना है, षडनवति होता है। और ये प्रश्न यूपी टेट में अक्सर पूछा जाता है, षडनवति वाला ये, और एक 66 सतषष्टि ये याद रखनी है। चलिए चलते हैं आगे कि समक्ष में कौन सा समास है। जब आपसे प्रश्न ये हो जाए कि समक्ष में कौन सा समास है, तो यहां पर आपको जो और भी प्रश्न याद रखने हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के जवाब से प्रकार पूछा जाए, क्या पूछा जाए? समास के जवाब से प्रकार पूछा जाए तो आप कहेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा आपका द्विगु समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, चौथा आपका तत्पुरुष समास, पांचवा आपका बहुब्रीहि समास और छठवां आपका कर्मधारय समास। यहां पर अब इनको समझ लेते हैं। अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में
संख्यावाची शब्द पहले आते हैं, संख्यावाची शब्द पहले आते हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से जो द्वंद्व समास होता है इसमें और की अनुभूति होती है, जैसे माता और पिता, मातरौ पितरौ। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें आपको जो विभक्तियां होती हैं उनको देखने को मिलता है, साथ ही साथ तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्री समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है, अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे हमने अगर कह दिया कि त्रिभुवन, तो वहां तो भवन हो रहा है, वो किसमें जाएगा? आपका त्रिभुवन की बात कर रहे हैं तो वो आपका द्वंद्व समास में जाएगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया त्रिलोचन, तो यहां पर हम त्रिलोचन किसे कह रहे हैं? तीन आंखों वाला शंकर जी को यहां पर डिनोट करने का प्रयास हो रहा है, तो वो आपका बहुब्री समास हो जाएगा। और कर्मधारय जो समास होता है इसमें दोनों पद की या एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। क्या होता है? एक पद दूसरे पद की विशेषता। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर तो दो पद जो होते हैं उनमें से एक विशेषण होगा और दूसरा जो पद होगा वो विशेष्य होगा। इस प्रकार से आपको ये समास समझने हैं। समक्ष की बात करें तो समक्ष समास में अव्ययी भाव समास होता है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त होगी, तो ऊपर जाता के लिए उद्गच्छति होता है, ऊपर जाने के लिए। मृगच्छति मतलब होता है निकलना, अवगच्छति मतलब होता है चलना, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्रिया के जिस रूप से होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप के होने का समय बोध होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, लकार कहते हैं, काल कहते हैं या कर्म कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय बोध होता है उसे हम लकार कहते हैं, ठीक है। उस समय का जो बोध होता है उसे हम लकार कहते हैं। काल उस समय को कहा जाता है। धातु क्रिया को कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे लकार कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो आपके कि लिंग के कितने भेद होते हैं, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि वचन के कितने भेद होते हैं, और इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि पुरुष के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो आप नोट कर लीजिएगा। एक आपका स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से मैंने पुरुष की बात की तो पुरुष भी जान लेते हैं। पुरुष के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। और जब आपसे बात की जाए वचन की तो वचन भी याद रखिएगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वह भी संस्कृत बीटीसी के एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सके। जब आपसे 2 पशु या पक्षी, देखिए आपसे पूछा जाता है, एक टॉपिक है वहां पर कि आसपास के पशु पक्षियों वस्तुओं के नाम आप याद रखें। तो यहां पर आपको याद रखना है 2 पशुओं के नाम। तो 2 पशुओं में एक हम ले लेते हैं, आपका एक कुत्ता ले लेते हैं जिसे हम कुक्कुरा कहते हैं, और दूसरा अगर हम पशु की बात करें तो हम भैंस की बात कर सकते हैं या गाय की बात कर सकते हैं। गाय को हम लोग गौ कहते हैं, ठीक है। कुक्कुरह और गऊ ये 2 आपके पशु हो गए। इसी प्रकार से अगर हम पक्षियों की बात करें, पिकह, पिकह माने आपका तोता होता है और कपोतः माने आपका कबूतर होता है, चटकह माने चिड़िया होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनके नाम याद कर सकते हैं। फलेन शब्द की विभक्ति और वचन बताइए। जब आपसे फलेन शब्द की विभक्ति और वचन पूछा जाए तो आपको रूप याद होना चाहिए कि फलम फलम फलेन फलाए। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फलम फलम फलेन, तो फलेन जो है वो आपका तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, और वचन आपका एक वचन के अंतर्गत आता है। ये रूप और शब्द रूप याद करने की आपको वीडियो आई पर क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप याद कर सकते हैं शब्द रूप कैसे याद करने हैं। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स और वीडियो मेरे द्वारा पहले ही अपलोड कर दी गई है, ठीक है। मैं आपको सुना देता हूं कैसे याद करना है। फलम फलेम
फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो फला फला फलाभि फलाभ्य फलाभ्य फलानाम फलासु। तो ऊपर से नीचे की ओर आप जब याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताइए। तो रमा का अगर हम बात करते हैं तो रमा लता लताम लता लतऊ और लता, ठीक है। लता 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 भी लताब्य लताब्य लतानाम लतासु। तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो वो आपका लतासु आएगा, यानी कि सॉरी लतासु नहीं रमासु, रमासु। आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना वो ट्रिक आपको यहां पर मिल जाएंगी, उसको आपको देखना है कि रमा रमाम रमिया रमाए रमाया रमाया रमायाम रमे 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 रमाभ्याम 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 रमियो रमियो रमा रमा रमाभि रमाभ्य रमाभ्य रमाम नाम रमासु। तो ये आपका हो जाएगा। प्रतिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्वित बोधक का हिंदी अर्थ लिखिए। उठो जागो और जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप प्रयास करते रहो, यह इसमें कहा गया है, ठीक है। उठो जागो और जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक आप लगातार कोशिश करते रहो, ठीक है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, जाननी है, समझनी है। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो चाहिए के अर्थ में जब हम बात करते हैं तो वह आपका लृट लकार विधिलिंग लकार प्रयोग होता है। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। अब यहां पर समझने वाली चीज क्या है वो समझिएगा कि लकार के कुल कितने भेद होते हैं। तो लकार के जो भेद होते हैं वो 10 होते हैं और इसमें से 5 हम लोग प्रयुक्त करते हैं। लट लकार साथियों वर्तमान काल होता है, ठीक है। यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे प्रश्न जरूर मिलेगा। लृट लकार आपका भविष्यकाल होता है। ऐसे ही अगर हम लंग लकार की बात करें तो वह आपका भूतकाल होता है, भूतकाल। और अगर मैं बात कर रहा हूं लोट लकार की तो लोट लकार आपका आज्ञा के अर्थ में होता है, ठीक है। और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा? चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार प्रयुक्त किया जाता है। यह बात आपको समझ लेनी है, जान लेनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए कि 1 से 10 तक की गिनती बताइए। तो आपको बड़े प्यार से वहां पर लिखना है एकम द्वौ त्रय चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव और 10, ठीक है। संस्कृत शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए संस्कृत को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि कौन कौन सी वे विधियां हैं जिनका प्रयोग संस्कृत को पढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत को पढ़ाने के लिए हम आगमन निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आगमन निगमन, आगमन निगमन क्या है? उदाहरण देकर नियम को समझाना, ठीक है। और ऐसे ही निगमन आगमन लिख सकते हैं। निगमन आगमन मतलब नियम के बाद उदाहरण देकर समझाना। पहले नियम समझाना फिर उदाहरण देना, ठीक है। ऐसे ही आप संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षण को पढ़ाने के लिए हम सरल से कठिन की ओर जा सकते हैं, सरल से कठिन की ओर जा सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा सकते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है? ये विभिन्न विधियां हैं जिनका प्रयोग हम संस्कृत शिक्षण को करने के लिए करते हैं। धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। धातु, धातु को साथियों क्रिया कहा जाता है, ठीक है। और क्रिया किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या पक्षी पशु पक्षियों के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य हो सकता है। जैसे लड़की ने पानी पिया, तो लड़की ने क्या किया? तो लड़की ने भैया पानी पिया, तो पिया, ठीक है। लड़की ने खेला, तो खेलना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। और धातु को समझने के लिए हम लकार की भी सहायता ले सकते हैं। आगे चलते हैं। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया?
तो संस्कृत की वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम स्वर कहते हैं और दूसरे को हम व्यंजन कहते हैं। स्वर में साथियों किसी भी प्रकार के अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती, ठीक है। व्यंजन में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। व्यंजन में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर वर्ड में हमें अन्य किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? एक साथियों ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा प्लुत स्वर होता है। इसी प्रकार से व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है, तीसरा ऊष्म व्यंजन होता है। और यदि आपसे व्यंजन से पूछा जाए कि कुल भेद बताइए, तब आप भेद बताएंगे 4, अन्यथा आप भेद बताएंगे 3। 3 में आपकी याद है, चौथा जो होता है वो आपका संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। किन्हीं 4 फलों के नाम बताइए। तो एक हम ले लेते हैं जी अनार, एक ले लेते हैं अनार के साथ साथ केला, ठीक है, जामुन, और भी कुछ ले सकते हो आप, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अनार को हम कह देते हैं दाड़िमम, केला को हम संस्कृत में कहते हैं कदली फलम। क्या कहते हैं? कदली फलम, ठीक है, लिख लिया आपने। और साथ ही साथ जामुन को कहा जाता है जम्बरी फलम, जम्बू फलम कह लीजिए या जम्बरी फलम कह सकते हो, ठीक है। जम्बू फलम कह सकते हो जामुन को, या जम्बू कह सकते हो। ऐसे ही जो संतरा होता है, संतरा को संस्कृत में नारंगम कहते हैं, नारंगी को नारंगम कहते हैं, जिसे हम संतरा बोल रहे थे वही है आपका नारंगम। उसी प्रकार से जो आम होता है, आम अभी सीजन चल रहा है आम का, उसे हम आम्रम कह देते हैं। इसी प्रकार से अंगूर में लिख रहा था, अंगूर को हम द्राक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्राक्षा। तो आपको इस प्रकार से ये याद रखने हैं, ठीक है। द्राक्षा। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप का महत्व समझाइए और बताइए। तो संस्कृत में क्या होता है, ऑडियो और वीडियो से हमारे मन मस्तिष्क के अंदर वो एक विजुअलाइजेशन स्थापित हो जाता है जो कि लंबे समय तक याद रहता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर आपको कोई भी भजन आपको केवल लिखा हुआ दिखा दूं तो आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन अगर उसका वीडियो और ऑडियो आपको मिल जाता है तो आप उसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, इस प्रकार से जब हम बच्चे भी आपने देखे होंगे कि बच्चों का मन पढ़ने से ज्यादा वीडियो और ऑडियो को देखने में लगता है, क्योंकि वह लंबे समय तक उनके मस्तिष्क में रहती है, स्थान लेती है और लंबे समय तक वह आसानी से उसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं संस्कृत में अनुवाद की। तो यहां पर देखिएगा कि बालक हंसता है तो बालकः हसति, सिंपल सा बन जाएगा। शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला पुस्तकम। अब यहां पर पढ़ी, ये क्या है? भूतकाल है, और भूतकाल में जब हम बनाएंगे तो वो आपका अपठत बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो भूतकाल होता है वो आपका लंग लकार होता है, और लंग लकार के जो रूप होते हैं वो मैंने आपको यहां वीडियो बनाया हुआ है, उसे जाकर के आप देख लीजिए, क्लिक कीजिए। लकार की 2 वीडियो हैं, दोनों को जाकर के चाट लीजिए, बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कैसे याद करना है। अपठत अपठताम अपठत, जो मैंने याद कराया वो अतताम अन अह अतम अत अम आव आम। तो ऐसे ही कोई भी रूप हो, अलिखत अलिखताम अलिखन मैं लिख के साथ बना सकता हूं, अपठत अपठताम अपठन मैं पठ के साथ बना सकता हूं, मैं खान जो खाद धातु है उसके साथ अखादत अखादतम अखादन। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे आप भी लोग कर लेंगे। पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते दोस्तों पत्राणि पतंती, क्या हो जाएगा? पत्राणि पतंती। और बंदर दौड़ेंगे, बंदर मतलब दौड़ेंगे, वो भविष्य में दौड़ेंगे, तो यहां पर वानरा
क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं, दौड़ेंगे, बंदर दौड़ेगा अलग होता है, वानरः। अब वहां पर हमारा क्या बनता है, स्यति स्यता स्यन्ति। तो दौड़ने की जो स्पेलिंग अगर हम संस्कृत में बात करते हैं कि दौड़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है, तो जब आप दौड़ने की संस्कृत की बात करेंगे कि दौड़ने को संस्कृत में चलती कहते हैं, तो चलती, चलता, चलंती, और चलती को चलस्यंती हो जाएगा, चलिस्यंती। क्योंकि वानर जो है वो जो दौड़ेगा उसे हम लोग भविष्य में ले जाएंगे, तो भविष्य में आपका यही बनेगा। समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई सभी को। तो इस प्रकार से आपने आज की वीडियो को देख लिया, समझ लिया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, जितने भी साथियों ने वीडियो अंत तक देखा है, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं, ये 80 777 43 527, ठीक है भाई। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।